Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So students, chapter 2 structure of atoms की आज हम रिवीजन करेंगे. बुक रदरफोर्ड वॉज अ साइंटिस्ट और रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिस एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं. बिकॉज एक्सपेरिमेंट में जो रदरफोर्ड ने इस्तेमाल किया था वो गोल्ड फॉइल इस्तेमाल की थी. गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी वो थी 0.00004 सेंटीमीटर. मीन्स के इतना ज़्यादा थिक नहीं था, बिल्कुल थिन सी वायर थी गोल्ड की. उसको इस्तेमाल किया था एक्सपेरिमेंट में टू फाइंड आउट द को एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन एन एटम. ये देखने के लिए कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस जो कि प्रोटॉन्स हैं, नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स, कि ये इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एटम के अंदर किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह से मौजूद है. ये देखने के लिए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है. इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था ऑन अ गोल्ड फॉइल. गोल्ड फॉइल ली और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया. अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई को कहते हैं. हीलियम न्यूक्लियाई मीन्स He+2. He हीलियम एक एलिमेंट है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है. +2 का मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं. ये एक केटाइन है. केटाइन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स की लॉस हो. जब कोई भी एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो पॉजिटिव चार्ज के साथ जो भी नंबर होता है इट मीन्स कि उसने इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं. हीलियम +2 इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स थे और वो दोनों भी इसने लूज़ कर लिए. इसका मतलब पीछे इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, सिर्फ न्यूक्लियस बच गया. तो हीलियम न्यूक्लियाई जो होता है He+2. न्यूक्लियस के लिए यूज़ करते हैं. एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो तो हम उसको न्यूक्लियाई कहते हैं. सो हीलियम न्यूक्लियाई मीन्स के बहुत सारे हीलियम के न्यूक्लियाई हों, उसे हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं. ये अल्फा पार्टिकल्स रदरफोर्ड ने ऑब्टेन किए थे फ्रॉम रेडियम एंड पोलोनियम. रेडियम एंड पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जिनमें से रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं. ये भी दोनों दोनों एलिमेंट्स हैं. इन दोनों में से रेडिएशंस प्रोड्यूस करवाई गई जिन्हें अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं क्योंकि इस रेडिएशन में He+2 हीलियम न्यूक्लियाई मौजूद थे. इन अल्फा पार्टिकल्स को यूज़ किया और गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किया. अब ये देखिए ये गोल्ड की बनी हुई है. गोल्ड की बनी है इट मीन्स कि इसमें गोल्ड के एटम्स भी प्रेजेंट होंगे क्योंकि गोल्ड एक एलिमेंट है और इसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे वो सभी गोल्ड के ही एटम्स हों. सो आपकी बुक के पेज नंबर 31 पे ये फिगर गिवन है 2.3. इसमें देखें जो मैंने आपको गोल्ड फॉइल बताई उसमें इस तरह के एटम्स प्रेजेंट होंगे, ढेर सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे. यहाँ पे इन एटम्स को सर्कुलर फॉर्म में, यहाँ पे येलो सर्कल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है. इसमें जो सेंटर में पॉजिटिव साइन आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली न्यूक्लियस है और जो आपको ये माइनस माइनस नज़र आ रहे हैं साइन ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. यहाँ पे जो +2 छोटे छोटे सर्कल्स में 2 प्लस की साइन नज़र आ रही हैं ये हीलियम न्यूक्लियाई हैं जिन्हें अल्फा पार्टिकल्स कहा जाता है. +2 की बजाय इन्होंने 2 प्लस के साइन डाले हुए हैं हर सर्कल में. तो ये सब हीलियम पार्टिकल्स हैं. इन हीलियम पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर यहाँ से बम्बार्ड किया. इस गोल्ड फॉइल में ढेर सारे एटम्स प्रेजेंट थे. तो ये जो गोल्ड फॉइल है इसमें जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसमें से जो ऑब्जर्वेशन थी वो रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड. अनडिफ्लेक्टेड मीन्स के वो सीधा सीधा पास कर गए, अपने सीधे रास्ते से इधर उधर टर्न नहीं किए, डिफ्लेक्ट नहीं किए. तो यहाँ पे आपको नज़र आएंगी स्ट्रेट लाइंस. ये जो हीलियम पार्टिकल्स हैं ये देखें सीधा सीधा पास हो रही हैं. तो मोस्टली जो आपको लाइंस हैं वो स्ट्रेट लाइंस नज़र आ रही हैं. ये वो लाइंस हैं, ये वो रेस हैं जो सीधा सीधा पास कर गई अनडिफ्लेक्टेड. सो ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड. आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल, सपोज कि ये जो पार्टिकल जो बम्बार्ड किए थे ये 20,000 थे. इनमें से बिल्कुल फ्यू जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए एट फेयरली लार्ज एंगल्स. ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे देखें ये स्ट्रेट जा रही थी, ये रेस, ये जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट जाके वहाँ से टकरा गए और ये यूँ डिफ्लेक्ट कर गए. लार्ज एंगल कैसे, अगर आप यहाँ से देखें यहाँ तक इन दोनों का, इन स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन का और ये जो डिफ्लेक्टेड लाइन है इनके बीच का जो एंगल आप देखें तो ये 90 से भी लार्ज एंगल आ रहा है. इसका मतलब ये जो डिफ्लेक्शन हुई बहुत लार्ज एंगल पे हुई. कुछ की डिफ्लेक्शन लार्ज एंगल्स पे हुई एंड वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल. और कुछ ऐसे भी थे जो कि गोल्ड फॉइल के साथ टकरा के वापस आ गए थे. ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये वाली,
तो ये क्या है, रिपेल्ड बैक हो गए। तो ज़्यादातर पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट पास हो गए अनडिफ्लेक्टेड, कुछ की डिफ्लेक्शन लार्ज एंगल्स पे हुई और कुछ रिपेल्ड बैक कर गए। अब ये देखा कैसे रदरफोर्ड ने कि यहाँ से पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा निकल रहे हैं, कुछ इस तरफ जा रहे हैं और कुछ वापस आ रहे हैं। ये देखने के लिए, ये ऑब्जर्व करने के लिए रदरफोर्ड ने इसके आसपास स्क्रीन लगाई थी या फोटोग्राफिक फिल्म लगाई थी जिसकी कोटिंग की गई थी जिंक सल्फाइड के ऊपर। जब उस स्क्रीन के साथ ये रेस जाके टकराई, ये पार्टिकल्स टकराए, तो उससे इंडिकेट हुए कि ये यहाँ से पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरफ आ रहे थे और कुछ जो हैं वापस आ रहे थे। तो वो उस स्क्रीन के ऊपर देख के, वो जो फोटोग्राफिक फिल्म है उसके थ्रू इन पार्टिकल्स की आइडेंटिफिकेशन की गई कि कुछ पार्टिकल्स सीधा जा रहे हैं, कुछ अपनी सीधे रास्ते से मुड़ रहे हैं, लार्ज एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ वापस आ रहे हैं। सो अब इसमें से रिजल्ट्स क्या निकले कि फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्टेड, क्योंकि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड रहे, सीधा सीधा पास कर गए, उनकी डिफ्लेक्शन नहीं हुई। इससे ये प्रूव हुआ कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम और स्पेस ऑफ एटम इज़ एम्प्टी। इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल्स एटम इस गोल्ड फॉइल में से पास कर गए थे, इसलिए क्योंकि गोल्ड फॉइल के जो एटम्स हैं उनमें ज़्यादातर जो स्पेस है वो खाली है, एम्प्टी है। ये जो स्ट्रेट लाइंस पास कर रही हैं सीधा सीधा, ये इसलिए पास कर रही हैं क्योंकि इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं हो रही जिनसे ये कोलाइड करें, टकराएं, इसलिए सीधा सीधा पास कर गई। और वो पास इसलिए कर गई क्योंकि जहाँ से ये पास कर रही थी वो जगह एम्प्टी थी। तो इससे ये प्रूव हुआ कि ज़्यादातर जो एटम्स में स्पेस है वो एम्प्टी है। सेकेंड पॉइंट इससे ये प्रूव था कि डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल, बहुत कम पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन हुई थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ सेंटर प्रेजेंट है ऐसा एटम के अंदर जो कि पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर है। वो इसलिए क्योंकि जो हमने पार्टिकल्स भेजे थे, जो अल्फा पार्टिकल, उनके ऊपर प्लस साइन था और वो डिफ्लेक्ट हो गए। डिफ्लेक्ट इसलिए हुए क्योंकि उनकी कोलिजन हुई, उनकी टक्कर ऐसी जगह से हुई जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। अगर ये जो पार्टिकल है इनके ऊपर प्लस साइन है, अगर तो एटम्स के बीच में कोई ऐसी जगह होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये उसके साथ जाके अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मुड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये इनकी कोलिजन किसी ऐसी जगह पे हुई है जहाँ पे प्लस साइन मौजूद था। तो इसलिए इस पॉइंट से ये प्रूव हुआ कि डिफ्लेक्शन जो हुई है पार्टिकल्स की वो इसलिए हुई है क्योंकि एटम के बीच में कोई ऐसा सेंटर मौजूद है जो पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर है और उस सेंटर को नाम दिया गया न्यूक्लियस का। थर्ड पॉइंट ऑब्जर्व किया कि रीबाउंड्स ऑफ पार्टिकल, कुछ पार्टिकल्स वापस भी आ गए थे टकरा के। उससे ये प्रूव हुआ कि न्यूक्लियस जो है वो हार्ड और डेंस है। न्यूक्लियस जो एटम के सेंटर में मौजूद होता है वो हार्ड स्ट्रक्चर है और डेंस है, उसकी डेंसिटी हाई है, इसीलिए उसके साथ टकराने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो वापस आ रहे थे। डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स, बहुत कम पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन से एक पॉइंट ये भी साबित होता है कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो स्मॉलर है। अगर न्यूक्लियस का साइज़ लार्जर होता तो पार्टिकल्स ज़्यादा डिफ्लेक्ट होते। कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट इसलिए हुए हैं क्योंकि न्यूक्लियस कहीं कहीं भी मौजूद था और उसका स्मॉल साइज़ था जिसके साथ इसकी डिफ्लेक्शन हुई। अगर तो न्यूक्लियस लार्ज साइज़ का होता, बहुत बड़ा होता, तो वहाँ से जो पार्टिकल्स आ रहे थे वो सब डिफ्लेक्ट होते, सीधा सीधा ना पास करते। कम पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन शो करी है कि न्यूक्लियस का साइज़ पूरे एटम्स के साइज से स्मॉल है। सो ये पॉइंट एक साबित हुआ। देन फिफ्थ पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर नहीं मौजूद होते। सिक्स पॉइंट, एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, सिक्स पॉइंट ये प्रूव हुआ कि एटम जो है एज अ होल, WHOLE होल का मतलब ये है कि कंप्लीट, HOLE होल का मतलब होता है सुराख। सो ये जो होल है WHOLE होल, इसका मतलब है कंप्लीट। एटम एज अ होल, मुकम्मल तौर पर जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी ही प्रोटॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों चार्जेस इक्वल होते हैं। इसी वजह से एटम जो होता है वो खुद न्यूट्रल आता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाए तो वो चार्ज उस एटम पे आ जाएगा। अगर प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो एटम के ऊपर प्लस साइन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा तब होता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन करने से इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। सो
जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो इक्वल हों तो एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। 7th पॉइंट ये प्रूव हुआ कि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी जो भी फंडामेंटल पार्टिकल हैं जैसे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो सब न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और इन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। डिफेक्ट से सो फर्स्ट डिफेक्ट था कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्लासिकल थ्योरी रेडिएशन की जो है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चार्ज पार्टिकल हैं, तो चार्ज पार्टिकल होने की वजह से दे शुड एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, चार्ज पार्टिकल होने की वजह से हर टाइम इनको कंटिन्यूसली जो एनर्जी है वो एमिट करनी चाहिए। और अगर ऐसा होगा इलेक्ट्रॉन्स हर टाइम एनर्जी एमिट करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि वो अल्टीमेटली फॉल कर जाएंगे इनटू द न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ फॉल कर जाएंगे इससे एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये जो डिफेक्ट है ये ऑब्जर्व किया गया रदरफोर्ड के मॉडल में। सो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये डिफेक्ट हमें नज़र आता है कि इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल हैं जिसके वजह, और अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करते रहेंगे, एनर्जी रिलीज़ करते रहेंगे लगातार, तो उससे क्या होगा फाइनली उनकी एनर्जी लॉस हो जाएगी और वो फाइनली फॉल कर जाएंगे न्यूक्लियस में, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो ये न्यूक्लियस की तरफ फॉल कर जाएंगे। सेकेंड डिफेक्ट ये था कि इफ़ इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करते रहेंगे तो उससे वो जो एनर्जी जो एमिट होती है जिस पैटर्न में, वो जो एनर्जी एमिट होती है उसको स्पेक्ट्रम की फॉर्म में वो एमिट होती है, और स्पेक्ट्रम डिफरेंट होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जैसे कि रेनबो जो आप देखते हैं उसमें लाइट एमिशन हो रही होती है, डिफरेंट कलर की आपको लाइट नज़र आती है, वो बेसिकली स्पेक्ट्रम है और उसमें आपको डिफरेंट कलर्स की स्पेसिफिक कोई ख़ास बाउंड्री नहीं नज़र आएगी कि यहाँ तक ये कलर है एक और देन सेकंड डिफरेंट कलर, स्पेसिफिक कोई बाउंड्री नहीं है बीच में, बल्कि साथ ही नेक्स्ट कलर स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। अगर इलेक्ट्रॉन्स के हम कंसिडर करें कि अगर वो लगातार एनर्जी एमिट कर रहा है तो इसका भी जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन जब इसका स्पेक्ट्रम देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो वो लाइन स्पेक्ट्रम था। लाइन स्पेक्ट्रम मीन्स के प्रॉपर लाइंस एमिट हो रही थी, डिफरेंट लाइंस जो कि प्रॉपरली ऑब्जर्व की जा सकती थी। सो ये दो डिफेक्ट्स हैं, एक कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी एमिट करता रहेगा तो वो फाइनली फॉल कर जाएगी न्यूक्लियस की तरफ, और अगर वो लगातार एनर्जी एमिट करता रहे तो उससे जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूस नहीं आता, उसकी बजाय लाइन स्पेक्ट्रम आता है। लाइन स्पेक्ट्रम इस तरह से होता है कि प्रॉपर फॉर एग्जांपल एक पोर्शन है, इसमें जो ये प्रॉपर इस तरह से लाइंस नज़र आ रही होती हैं, पीछे डार्क बैकग्राउंड होता है और उसमें ये प्रॉपर लाइंस विजिबल होती हैं, तो इस तरह से जो लाइट होती है, जो एनर्जी होती है वो एमिट हो रही होती है। लेकिन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। सो इन डिफेक्ट्स की वजह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शंस यहाँ पे लगाई थी, इस मॉडल को रिजेक्ट किया था, बट ऑल द मॉडल तो एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद डिफरेंट क्वेश्चंस रेज किए गए, लाइक हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और व्हाई आर एटम स्टेबल, के एटम किस तरह से क्यों कोलैप्स कर जाता है और वो क्यों स्टेबल होता है। व्हाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम, एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है। साइंटिस्ट कंसिडर देयर मस्ट बी अनदर मॉडल ऑफ एटम, साइंटिस्ट ने कंसिडर किया कि एटम का कोई दूसरा मॉडल होना चाहिए। इट इंडिकेटेड दैट रदरफोर्ड मॉडल वॉज नॉट परफेक्ट, इससे पता चला कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो परफेक्ट नहीं था, इसीलिए एटम के मॉडल को, एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कोई और मॉडल होना चाहिए जिससे प्रॉपरली एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जा सके। तो इस टॉपिक में डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड में आपने जस्ट ये 2 पॉइंट्स याद करने अच्छे से कि कौन से डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड मॉडल में। ये क्वेश्चंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इसको आप रीड कर लीजिएगा एक दफ़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।